हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक, एडुटोरिया बुक से हमारा है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक, आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें आंसर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले जो भारतीय थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है घटनाओं पर विचार करना है और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम की क्रम बताना है हमें, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। देखिएगा, संथाल विद्रोह जो हमारा नील विद्रोह है ये कब हुआ था? ये 1859 में, 1859 और 60, ठीक, 59-60 में हुआ था। और दक्कन जो है वो हमारा हुआ था 1875 में, 1875 में हुआ है। और संथाल विद्रोह हमारा कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था, 1855 और 56 में। ठीक, अब इसके बाद सिपाहियों का विद्रोह हमारा कब हुआ? ये 1857 और 1857 से 59 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन हुआ है हमारा? 1855-56 देखिए यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पहले पे आ जाएगा। दूसरा हमारा किस में है? इसमें भी है पहले पे, इसमें भी है, तो सी डी में। उसके बाद कौन हुआ है? उसके बाद देखिए 1857 और 59 ये हुआ है संथाल विद्रोह। फोर हमारा देखिए सेकंड पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसके बाद थर्ड पे देखिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह देखिए, तो थर्ड पे नील विद्रोह कौन सा है? पहले पे है, तो पहले पे कौन सा है? यहाँ पे देखिए तीसरे पे है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? पहला। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह किए थे? ये हमारे किए थे बैरकपुर। ठीक, 1857 क्रांति मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को स्टार्ट किए थे। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? जो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम है किस सन को पारित हुआ है? देखिएगा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 5वें का ए, 1885 में हमारा पारित हुआ था बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो किस अधिवेशन में अपनाया था? देखिएगा हमारा कौन सही हो जाएगा? कराची सत्र 1931 में। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जॉन एडम्स। सी ऑप्शन यहाँ क्या है? सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में, जो नील दर्पण है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, मधुसूदन दत्त ने। बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है? तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है यहाँ पे? के एम पडिक्कर। तो सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, के एम पडिक्कर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? जो ठगी प्रथा है किसके नेतृत्व में दमन हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक हम किसको मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, रिपन को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? तो प्रतिगामी उपाय किसने बताया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो देखिएगा उस समय वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड विलिंगटन। तो इरविन के बाद 1931 तक कौन थे? इरविन थे। उसके बाद कौन आए? लॉर्ड विलिंगटन आए थे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं किसने कहा था? तो किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो किसके द्वारा गाया गया था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो रघुपति राघव राजा राम ये गांधी के लिए गाया गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो कौन था? ये हमारे हो जाएंगे इसमें से टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ही था जो एक नया कैलेंडर जारी किया, नया प्रणाली, नया सिक्का या फिर नए पैमाने या वजन माप की शुरुआत की थी। तो कौन? टीपू सुल्तान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो एक वर्ष में स्वराज का वादा किस में किया था? हमारा इसमें हो जाएगा आंसर ए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, वादा किया था इसका। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है क्लीमेंट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की तिथि तक होनी थी। किस तिथि तक होनी थी ये हमें बताना है। तो किस तिथि तक है? देखिए 30 जून 1948 तिथि तक क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, आज़ाद तो जान ही रहे हैं 15 अगस्त 1947 तक हो गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन की समाप्ति कब तक हुई थी? 30 जून 1948 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत हमारा आया है कब? मार्च 1946 में। ठीक, मार्च 1946 में हमारा कौन आया? कैबिनेट मिशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है, ये हमें बताना है। कौन सा सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल भी करता था और व्यापारियों को एक वर्ग का शासन था, सभी लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो इसमें से क्या हो गया? ए बी सी तीनों सही थे, तो हमारा डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही है। ये देखिए जो बोस्ट्रोफेडोनिक शैली है वो क्या होती है? वो ये होती है कि इस सभ्यता में हमारा लिखने का जो तरीका था वो क्या था कि ये हमारा एक पेज हो गया मान लेते हैं, तो यहाँ से लिखते थे दाएं तरफ से, और पहली लाइन कहाँ से लिखते थे? यहाँ से लिखते थे और बाएं तरफ आते थे, और फिर जो बाएं से फिर दाएं जाते थे, फिर जो दाएं से फिर बाएं आते थे, इस तरीके से लिखते थे। इसी शैली को हम क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडोनिक शैली। ठीक, तो इसके बारे में समझ गए? यही हमारा क्या था? बोस्ट्रोफेडोनिक शैली। तो ये भी हमारा उसमें था, ये भी था, ये भी था, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण महाभारत मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ये तीनों कब लिखे गए थे, किस काल में? तो हमारा कौन सा काल हो जाएगा यहाँ पे? शुंग काल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का कौन सा? मथुरा और गांधार कला के बारे में कौन सा कथन सही था? तो कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। हाँ, इन दोनों काल का विकास हुआ था। नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये सब देखिए हमारा पहला अगर सही हो गया तो बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? सभी गलत, क्योंकि यहाँ देखिए सी गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, ये नहीं है, गांधार कला में नहीं है, तो डी कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा क्या है? कौन सा सही था ये हमें बताना था, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख, जो एहोल अभिलेख है का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख जो है ये हमारा किससे है? पुलकेशियन द्वितीय से है। ठीक, पुलकेशियन द्वितीय से एहोल अभिलेख संबंध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 में दिया है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन, लोकायत मतलब जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए चारवाक, जो चारवाक हैं वो क्या है? हमारे लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है इस विचारधारा को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो नहरें सबसे अधिक संख्या में किस सुल्तान ने बनवाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने? तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या था कि 150 कुएँ, 100 पुल और 50 बांध बनवाए और कई सिंचाई नहरें भी खुदवाई। इनमें सबसे अधिक क्या बनवाई थी? नहरें। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह
किससे संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा हमारा चिकित्सा से संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली या फिर दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता था चिरागी दिल्ली के नाम से या फिर दिल्ली का चिराग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जो इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी ये हमें बताना है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा? इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता प्रणाली शुरू की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पोमोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। ए ऑप्शन सही है, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर में फूलों का। ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो किसका? फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों का। ऐसे ही ओलेरिकल्चर में क्या होता है? सब्जियों का। याद रख लीजिएगा, ओलेरिकल्चर सब्जियों के लिए और एंटोमोलॉजी कीटों के लिए, एंटोमोलॉजी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हारा इसमें आंसर सही हो जाएगा फलों के लिए पोमोलॉजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इको मार्क। जो इको मार्क है प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क प्रतीक किसके लिए संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा? बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। बी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? अवनीकृत ऊर्जा। तो सीमित मात्रा में हमारा क्या है? पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा देखिए हमेशा बनाया जा सकता है, वायु ऊर्जा भी, वायु तो हमारे में है, बायोगैस भी। तो क्या है? हमारे ऊर्जा का स्रोत का संग्रह जो है सीमित नहीं है, वो क्या है? मतलब सीमित है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक अवधि के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, डीजल पेट्रोल ये सब जो है अभी तो चल रहा है लेकिन बाद में चल के समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए इसे क्या कहता है? अवनीकृत ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो जो बाल लिंगानुपात है वो बिहार में सबसे कम किस जिला में था? तो देखिएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली जिला में सबसे कम लिंगानुपात था 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, ये तो सही है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी से, ये भी हमारा सही है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, ये भी हमारा सही है। पैरा बैडमिंटन से क्या है? कृष्णा नागर है। और डी जो है मित्रांग गुहा हॉकी से, नहीं ये हॉकी से नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मित्रांग गुहा का किससे है? शतरंज से है हमारा, शतरंज से। ठीक, इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए देखिए हमें कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये विटामिन ए को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा किसको? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो दृष्टि के लिए हमें क्या चाहिए? सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। जो सुगम्य भारत अभियान है किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 38, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा इसमें यूनेस्को की स्थापना कब की गई है? 1945 में की गई थी, नवंबर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नवंबर 1945। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है ये हमें बताना है। तो हमारा किस में स्थित है? गया में। तो गया में क्या है? विष्णुपद मंदिर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता को, इसको मानना चाहिए? नहीं। धैर्य एवं दृढ़ता को, हाँ इसको मानना चाहिए। और शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता को, ये भी नहीं है। मानव विषय में पढ़ाने की क्षमता, ये भी नहीं है। सीधा सीधा क्या है? हमें धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है प्राथमिक स्तर पर। 1 से 5 तक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसको देना चाहिए? धैर्य एवं दृढ़ता को। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वर देखिए किसका है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सही, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया है परम शक्ति? परम शक्ति क्या है? सुपर कंप्यूटर है।
ठीक है। तो कहाँ पे? IIT खड़गपुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है सुपर कंप्यूटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? किसके साथ किया है? मिस्र के साथ किया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही। प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ मिस्र के साथ किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? तो फितूर जो है हमारा किस देश में आयोजित किया गया है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए? तो हमारा हो जाएगा स्पेन। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है कौन सा असत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये सही है। बिहार का अंतिम स्थान है, ये गलत है। पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पे है, ये सही है। तो कौन सा हमारा देखिए क्या है, कौन सा असत्य है? बी, क्योंकि बिहार का अंतिम स्थान नहीं है, वो यूपी का अंतिम स्थान है। ठीक, किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स 2022 के द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है? देखिएगा 36वां स्थान। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही, 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47। फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, ये देखिए सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, नहीं, ये गलत है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब नहीं जीता था, यह तीसरा खिताब था उसका। दूसरा खिताब है, नहीं, ये कौन सा था? अर्जेंटीना का तीसरा खिताब होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी हमारा सही है, क्योंकि मैं क्या बताना था? असत्य बताना था, तो असत्य क्या है? सी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला देख लीजिए। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, हाँ ये भी सही है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन है? देखिएगा, तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी क्या है? स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं 49 में। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किस वर्ग को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? हमारा ध्यान दीजिएगा, कोशिका है। कोशिका से ही सभी जीव बने हुए हैं। ठीक, रचनात्मक भी है और क्रियात्मक इकाई भी है, कोशिका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में। अस्थि, इसका मतलब बोन्स, जो हड्डी है वो क्या है? हमारा देखिए इसमें आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक है। ठीक, संयोजी ऊतक हमारा अस्थि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण देखिए कहाँ होता है? पित्त का निर्माण देखिए हमारा यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। ठीक, इसको याद रखिएगा। और ये जो यकृत है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाए तो क्या है? यकृत है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य का जो हृदय है किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? पेरिकार्डियम के द्वारा। तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे सही है, पेरिकार्डियम के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? जो रेजिन है किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? देखिएगा हमारा चीड़ का है, पाइन। पाइन, ठीक, चीड़ के पौधों का क्या है? उत्सर्जित पदार्थ रेजिन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ABCD में बी ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? तो किस अंग के उदाहरण हैं हमारे पक्षी और चमगादड़? तो देखिएगा हमारा आंसर इसमें हो जाएगा असमजात। समजात नहीं, असमजात, याद रखिएगा, असमजात अंग के उदाहरण हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में। देखते हैं, किस भौतिक राशि की इकाई में समय 2 बार उपयोग होता है? 2 बार किस में उपयोग होता है? देखिए हमारा देखिए त्वरण, चाल, विस्थापन वेग दिया है, तो हमारा किस में हो जाएगा? त्वरण में। त्वरण को ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से। तो इसमें 2 बार कैसे हो गया? तो ए बराबर जो होता है वो हम लिखते हैं क्या? वेग परिवर्तन के दर को, तो V/T। अब V को हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ये देखिए क्या है? विस्थापन है, ये समय है। और एक समय पहले से था तो एक समय का और गुणा हो जाएगा, तो क्या मिल गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। टाइम 2 बार है। ठीक, किसमें है? त्वरण में, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा।
तो बाकी में हमारा त्वरण देखिए विस्थापन है तो सिर्फ डी होगा, इसमें तो टाइम है ही नहीं। चाल था, बी ऑप्शन क्या था चाल, तो चाल में सिर्फ एक ही टाइम है, और वेग में भी हमारा क्या है यही, वेग जो है इतना ही था, तो वेग में देखिए सिर्फ एक बार टाइम है, ठीक। लेकिन त्वरण में हमारा कितना आ गया 2 बार टाइम। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं 58 में, बस के अचानक रुकने से बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो किसके कारण, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, गति के जड़त्व के कारण, ठीक। बस अगर अचानक हम ब्रेक मार दें तो उसमें जो बैठे यात्री होंगे उनका शरीर आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 59 में देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा हमारा क्या है एसी, और दिष्ट धारा को हम डीसी कहते हैं। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को कहते हैं, तो कौन सा यंत्र द्वारा हम क्या करते हैं एसी को डीसी में बदल लेते हैं, तो क्या है हमारा रेक्टिफायर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को क्या कर दें दुगुना, तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर उसका जो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी से दिखाते हैं कि क्या होता है हाफ mv²। अब अगर इस वेग को दोगुना कर दें हम, तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा 1/2 गुणे m इंटू वी को दोगुना कर देंगे तो हमारा 4v² आ जाएगा, 4v², ठीक। अब इस 4 को हम क्या करेंगे सबसे बाहर लिख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ m, अब v² है, अब यहाँ पे जो 4 था यहाँ पे इस 4 को हम सबसे बाहर कर लिए। अब इतना देखिए क्या है, इतना हमारा पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, अब जो वेग को दोगुना करके लिखे हैं तो हमारा कितना आ गया, इस पहले का जो काइनेटिक एनर्जी उसका 4 गुना आ गया, 4 गुना हुआ, 4 का गुणा करके आने लगा। इसका मतलब अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी न्यू मिलेगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी वो हमारा क्या है 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा इसमें आंसर हमारा डी, क्या उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी, आंसर डी चौगुनी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रदीप्त, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता क्या होती है, देखिएगा ऋणात्मक नहीं होती धनात्मक होती है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता अगर हम देखें P = क्या होता है 1/f, अगर हमारा ये मीटर में रहेगा तब, ठीक। अगर मीटर में नहीं है तो कितना हो जाता है 100/f, अगर f हमारा क्या हो सेंटीमीटर, f मतलब फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी है, ठीक। P से क्या है पावर। आते हैं 63 में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक। हमारा ये आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का कार्य है, तो वोल्ट मीटर का हमारा क्या कार्य है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापना, नहीं ये अमीटर का काम होता है, तो गलत हो जाएगा। विद्युत धारा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, बी ऑप्शन सही है, ठीक। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है विभवांतर को मापना, जिसे हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत जनित्र जो हमारा जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, नहीं विद्युत चुम्बकीय के प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, ये सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हमारा क्या है बी ऑप्शन, विद्युत जो जनरेटर है हमारा इस पर काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 में दिया है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब गैस का द्रव्य में परिवर्तन हमारा क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा संघनन। अगर हमारा क्या हो जाए, जैसे जलवाष्प है किसी बर्तन में, अगर हम पानी को क्या करें गर्म करें तो क्या हो जाएगा भाप बन जाएगा, तो हमारा गैसी रूप में है, लेकिन किसी बर्तन से ढक देंगे तो उस बर्तन से पानी गिरने लगता है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया गैस से किस में परिवर्तन हो गया द्रव में, तो गैस से द्रव में परिवर्तन होने क्या कहते हैं संघनन कहते हैं, ठीक। 67 में, पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है हमारा, ध्यान दीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा अंतराण्विक बल, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68, दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणी द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं हम, पृथक्करण कीप विधि द्वारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, ठीक। ऊर्ध्वपादों द्वारा नहीं हो सकता, प्रभावी श्रवण द्वारा नहीं, सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा पृथक्करण कीप विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, लोहे पर जंग लगना, जल का जमना, मोमबत्ती का जलना या फिर कोयले का जलना। देखिए जल का जो जमना है वो हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि अगर हमारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बन जाए, दूसरे पदार्थ में बनने के बाद पुनः वो पहले पदार्थ में आ जाए अपनी स्थिति में, तो क्या होता है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार अगर हमारा
एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाए तो पुनः वापस पहले स्थिति में न आए, वो हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले को जलना, कोयले को जला दिए तो दोबारा कोयला बन सकता है नहीं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती पूरा जला दिया तो दोबारा मोमबत्ती बन सकता है नहीं। लोहे का जंग लगना, अगर लोहे पे जंग लग गया तो एक बार उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितने झड़ गए तो दोबारा आ सकते हैं उस पर नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए, बी और डी सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन सबको भी याद करके चलिए। और बाकी भौतिक परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, जल का जमना, जिससे पुनः हम क्या कर सकते हैं, जल अगर बर्फ में जम गया, बर्फ को पिला के फिर से जल में ला सकते हैं तो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो देखिए NH3 जो है, N के साथ एक H इधर जुड़ा है, नीचे जुड़ा है, 3 H जुड़े हैं हमारे, तो टोटल 1 2 3 बंद है, तो 3 संयोजकता हो जाएगी। ठीक, तो टोटल कितने हैं, 3 संयोजकता है, तो हमारा आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। देखिए जो कक्षा स्टार्ट होती है वो हमारा के से स्टार्ट होती है, के एल एम एन इसी तरीके से जाती है। ठीक, तो कौन सा सबसे नज़दीक कौन सा होगा, जैसे हमारा कक्षा मतलब है पहले ये होगा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस आधार पर होता है। तो जो पहली कक्षा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, के से, ये तो हमारा नाभिक होता है, लेकिन ये वाली कक्षा होती है जो वृत्ताकार भाग है। दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं, एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन। ऐसे ही हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहली कक्षा, तो जो नाभिक के क्या हो, नज़दीक हो, उसे क्या कहेंगे, के कहेंगे, तो के हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बचाया जा सकता है जंग लगने से, तो देखिएगा जस्ता की परत को चढ़ा के लोहे पे हम क्या करें, जस्ता की परत चढ़ा दें तो हमारा उसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पे ठोस होगा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, कार्बन 20 और हाइड्रोजन 42। ठीक, ये हमारा क्या होता है, कमरे के ताप पे ठोस होता है, C20H42। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारे कौन हो जाएंगे, सी ऑप्शन, सरदार पटेल थे। ठीक, मूल अधिकार के बारे में बात करना हो, अल्पसंख्यकों के बारे में, या फिर जनजातियों के, या फिर बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कौन परामर्श देता था, समिति के कौन अध्यक्ष थे, एक तरह से सरदार पटेल थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, किस जगह वकालत नहीं कर सकते, वो हमें बताना है। देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय में नहीं, भारत के किसी भी न्यायालय में, जी हमारा बी सही हो जाएगा। तो अगर वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए न्यायाधीश, तो क्या हो जाएगा, किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए मनाही है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। 76। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का उपयोग कौन करता है, तो हमारे करते हैं मुख्यमंत्री, ये ऑप्शन सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है ए, कृषि। कृषि क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी शिक्षा, दंड विधि, रक्षा, ये सभी क्या है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सूची में आता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए, किस वर्ष, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1992। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो इसमें कितने वर्ष तक होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के अधीन क्या है, जो राज्य है उसके अधीन क्या है, तो हमारा केवल बाह्य संप्रभुता नहीं, केवल आंतरिक संप्रभुता नहीं, आंतरिक बाह्य दोनों, हाँ ये हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें राज्य के अधीन क्या है, आंतरिक भी है और बाह्य दोनों संप्रभुता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। ऐसे कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुँचे, तो हमारा गलत है ये। वोट देने का अधिकार, हाँ मताधिकार का मतलब जान ही रहे हैं, बी ऑप्शन वोट देने का अधिकार देता है हमें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए नगर पालिका में कितने सीट आरक्षित हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 1/3 भाग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वो या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, और अरस्तु ने कहा था, डी ऑप्शन। कौन, अरस्तु ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता है वह संत होता है या फिर पशु जानवर होता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन, वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है, सकल राष्ट्रीय आय द्वारा नहीं, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं होता है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो पंचवर्षीय योजना है प्रथम, वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो जो भारत का अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, इसीलिए इन दोनों को मिला के हमारा क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार में धान के फसल का उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है बिहार के? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिला में। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर होगा बी आंसर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 89। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो कौन सा है हमारा ऑप्शन? इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा? सी ऑप्शन, बायोगैस संयंत्र। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो किसने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? रोज प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो कौन थे हमारे ये? आर्यभट्ट। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, किस कारण? कहाँ पे? चंद्रमा के धरातल पे। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये हमारा क्या है? सही है। वायुमंडल न होने के कारण एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि का प्रसार तभी होता है जब बीच में हमारा क्या हो? माध्यम हो। माध्यम में क्या हो? वायुमंडल। ठीक। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो हमें देखिए क्या बताना है, प्राकृतिक इकाई के बारे में बताना है। तो दिवस तो है, चंद्रमास भी है, और उष्णकटिबंधीय वर्ष भी हमारा क्या होता है? हमारा प्राकृतिक इकाई होती है समय की। लेकिन जो मानक समय है, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मानक समय, जिससे कि ये प्राकृतिक इकाई नहीं है समय की। ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो सवाना जो है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ तक है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, अफ्रीका में। सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार हमारा कहाँ पे मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। सवाना क्या है? घास का मैदान है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक। ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहाँ पे केन्या और तंजानिया दोनों देश में। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या है इसका विस्तार है? सवाना, घास का मैदान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा जिला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा? हो जाएगा बी, कच्छ जो जिला है वो हमारा भौगोलिक स्थिति के क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब इसका क्षेत्र क्या है, ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। ठीक। कच्छ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, वूलर झील। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 96। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कर रही है? नई जनसंख्या नीति का शुरुआत की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल देखिए हमारा कौन कहलाती है? दामोदर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये हमें बताना है। तो कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान? ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है हमारा? ध्यान दीजिएगा, सरदार वर्षा वन बायोम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। सरदार वर्षा वन बायोम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो कौन सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, चीन। चीन क्या है? सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है विश्व का। ठीक।
तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट था समाप्त हो गया है। बाकी जो साथी चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट हो उनका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद।